नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। अंबेडकर जयंती पर सियासी दलों ने बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने में कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर की जयंती जन्म स्थली को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल कर लिया। अंबेडकर से जुड़े 5 केंद्रों को पंच तीर्थ का नाम दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी बाबा साहब की जन्मस्थली महू पहुंचे और शिवराज सरकार पर तीखे प्रहार किए। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी महू पहुंचे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बाबा साहब के लिखे संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। बाबा साहब के हिमायती बनने की होड़ में सारे दल अब भागते नजर आए। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर का असली कर्णधार कौन है? कौन सा दल है जो संविधान को 100% मान रहा है? संविधान से छेड़छाड़ कौन कर रहा है? क्या बाबा साहब के नाम पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? क्या वाकई बाबा साहब के बताए रास्ते पर राजनीतिक दल चलने को तैयार हैं? संविधान में रिश्वत और बेईमानी गैर कानूनी है। क्या कोई ऐसा दल है जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से संविधान के अनुसार काम कर रहा है? संविधान धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्या कोई ऐसा दल है जो धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहा है? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मध्य प्रदेश में संविधान की बातें कम, सियासत की बातें ज्यादा हुई। अंबेडकर जयंती पर राजनीतिक दल दलितों की वोट की चाह में उनकी जन्म स्थली महू की दौड़ लगाते हुए दिखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा साहब की 132वीं जयंती पर महू में उनकी जन्म स्थली पर आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब का खूब गुणगान किया। अंबेडकर की जन्म स्थली को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का ऐलान किया। अंबेडकर से जुड़े केंद्रों को पंच तीर्थ में शामिल कर लिया गया। तत्काल आदेश भी जारी हो गए। शिवराज ने उनकी जन्म स्थली पर स्मारक बनाने की योजना का भी बखान किया। वो जमीन मध्य प्रदेश सरकार के पास आ गई तो हमने उन जमीन को यहाँ जो हमारी कमेटी है, जो हमारी समिति है, उस समिति को आवंटित करने का फैसला कर दिया। अब ये 3.5 एकड़ जमीन हमारी समिति को भट्टे साहब बैठे यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अभी जो आदेश किया जाता है आवंटन के जिज्ञासा में, ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दलितों के हितों में किए गए कार्यों को गिनाते हुए दिखे, तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने स्मारक पर बाबा साहब को याद किया। उन्होंने शिवराज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा, शिवराज ने कई बार बाबा साहब के नाम पर झूठ बोला। बीजेपी सरकार संविधान से खिलवाड़ करती है। दलितों के उत्पीड़न में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के साथ महू पहुंचे। उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर संविधान को तार तार करने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह जी तो अंबेडकर जी की जन्मभूमि पे उनके मूर्ति के नीचे झूठ बोलते हैं, मंदिर में झूठ बोलते हैं। इसका मैं सोचता हूँ पहचान पूरे प्रदेश में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। कमलनाथ ही नहीं, प्रदेश के दूसरे दलित संगठन भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम करते दिखाई दिए। हालांकि इन कार्यक्रमों में भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को याद करने से इतर सियासी मकसद ज्यादा नजर आया। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम दल बाबा साहब के नाम पर वोट जुगाड़ने की कसरत करते नजर आए। ये बात अलग है कि बाबा साहब के नाम की दुहाई देने वाले दल उनके ही संविधान को ताक पर रखते हुए बाज नहीं आते हैं। राजनीतिक दलों के नेता संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन ईमानदारी और शुचिता नहीं बरतते। शासन और प्रशासन में संविधान के मूल उद्देश्यों को लागू करने की मंशा दिखाई नहीं देती।
कानून आम नागरिकों के लिए होता है, लेकिन सियासी रसूखदार खुद को कानून से परे मानते हैं। बेतहाशा संपत्ति इकट्ठा करना इनका शगल है। धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटकर वोट का जुगाड़ करना राजनीति का पुराना हथकंडा है। अतुल पाठक के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से अनिल पटेल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी हैं और स्टेट हेड स्वराज एक्सप्रेस के अजय त्रिपाठी जी हैं। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सह प्रभारी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए अनिल जी, उनके पास जाऊंगा और उनसे बातचीत करता हूं। अनिल साहब, महू में कार्यक्रम, ग्वालियर में महाकुंभ, मंदिर की घोषणा, अचानक से कैसे? 2018 से जो सबक मिला है उससे ये समझ में आ गया है कि अब सबको साथ लेकर चलना है, या फिर ग्वालियर में जमीन खिसकने का डर सताने लगा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस सिद्धांत पे काम करने वाला दल है। हम लोग 365 दिन 24 घंटों काम करने वाले लोग हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो अंत्योदय, गरीब उन्मुखी योजनाएं कैसे हो और सरकार की योजनाएं कैसी ऐसी बने और उनका कैसे क्रियान्वयन हो कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास हो सके। ये हमारे अभी से हमारे सिद्धांत में नहीं है, यह हमारे एजेंडे में नहीं है कि अभी चुनाव आ गया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो जो पंच तीर्थों का अम्बेडकर जी से जुड़े हुए स्थान हैं, उनको विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे महू है, जो आज तीर्थ स्थान बना हुआ है अम्बेडकर जी का, जहाँ पे सारे दल के लोग, सारे समाज के लोग, पूरा देश उमड़ा हुआ है आज, तो ये इसको विकसित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दूसरा, जो नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, उसको विकसित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चैतन्य भूमि स्मारक है, उसको विकसित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी प्रकार अम्बेडकर इंटरनेशनल जो दिल्ली में है, उसको विकसित करने का काम किया। और इसी तरह से अलीपुर में जो दिल्ली के पास है, उसमें अम्बेडकर मेमोरियल बनाने का काम किया। और इसी तरह जो लंदन में उनका एक फ्लैट था जहां वो रहते थे, उसमें 800 करोड़ रुपए खर्च करके उसको स्मारक बनाने का काम 14 नवंबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये सारी चीजें, इनको विकसित करने का काम, उनको सम्मानित करने का काम हमारे जो राष्ट्र नायक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वो अन्य दलों को याद नहीं आता। के साथ मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, आप जैसे कि काम गिरा रहे हैं, दलितों के लिए तमाम सारे काम किए, दलितों को उत्थान के लिए भी बहुत सारे काम बीजेपी सरकार ने की, फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जो दलित नाराज चल रहे हैं लगातार बीजेपी पार्टी से? देखिए, दलित नाराज नहीं है, दलित समाज हमसे जुड़ा है, इसीलिए अन्य जितने भी, चाहे गुजरात का चुनाव ले लें, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लें और देश का जो इसके पूर्व के चुनाव रहे हैं 2014 के बाद, तो दलित समाज हमसे जुड़ा है, तभी हम इतनी संख्या में जीत करके लोकसभा में भी और विधानसभा में भी आ रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने जब मध्य प्रदेश की बात करें तो उन्होंने झूठे वादे किए, किसानों के लिए किए, बेरोजगारों के लिए किए, कहीं ना कहीं उनको भ्रमित करने का काम किया और बहुत थोड़े कम सीटों के अंतर से हम पिछड़ गए थे, लेकिन वोट हमें 1 लाख ज्यादा मिले थे। तो दलित हमसे जुड़ा हुआ है और दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अनुसूचित जनजाति समाज के लिए, सभी समाज और वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं बनाई है। और हमारी योजनाएं तो आप देखते हैं किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, उसका लाभ सभी वर्गों को मिलता है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो। अगर हमने आवास दिए हैं तो सभी समाज को मिल रहा है, अगर हमने आयुष्मान का लाभ दिया है तो उसका लाभ सभी समाज को मिल रहा है, लाडली बहनी योजना का अगर लाभ मिल रहा है तो सभी लोगों को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से मानिए कि इस बार अब कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के काम है, जो विकास उन्मुखी योजनाएं हैं, अंत्योदय योजनाएं हैं, गरीब उन्मुखी योजनाएं हैं, उनसे जनता जुड़ेगी। और इस बार इनका कोई भी हथकंडा काम नहीं आने वाला है, कुछ भी करते रहे। मैंने कमलनाथ जी का भी बयान सुना है, वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है और इस बार इनको सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है, आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी, ऐसा कहना है पटेल जी का। अजय जी की ओर बढ़ूंगा मैं। त्रिपाठी साहब, जैसा कि अभी पटेल साहब कह रहे हैं कि दलितों से, दलित कोई खफा नहीं है बीजेपी पार्टी से, बीजेपी का लगातार समर्थन करते आए हैं। 2018 की बात करूं, 2018 में दलितों का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला, लेकिन
क्या आपको लगता है, भले ही 15 महीने बाद बीजेपी ने सरकार बना ली हो, लेकिन आपको लगता है ये जो दिग्गज अब महू में इकट्ठा हो रहे हैं, दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, दलित सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक विषय बनकर रह गया है? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, अनिल पटेल जी तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी की बात करेंगे, पर हम स्टेटस बात करें, हम चूंकि मीडिया से हम लोग स्टेटस बात करें। मैं आपको ले जाना चाहूँगा ऋषभ 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, 2008 के चुनाव और 13 के चुनाव के अगर हम आंकड़े देखें तो भारतीय जनता मध्य प्रदेश में चूंकि 47 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। 2008 के चुनाव में बीजेपी के पास 29 और 25 ये आंकड़ा था। आप समझिए 29 और 25, यानी आप समझ लीजिए कि करीब 54 सीटें जो थी इस वर्ग की उनके पास थी। 2013 में ये वाला आंकड़ा जो था वो 2832 हो गया, 54 से बढ़कर 60 हो गई। और 2018 में अगर ये देखा जाए तो ये आंकड़ा जो है वो आ गया 16 और 18 पर, बिल्कुल आधे पर। तो बीजेपी इस बात को समझने की कोशिश, भले अनिल पटेल ना बोले, लेकिन बीजेपी इस बात को बेहतर समझ गई कि स्वाभाविक रूप से दलितों ने एक जो वोट बैंक का था बीजेपी का, मध्य प्रदेश में देखिए, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल्स वोट बैंक है वो बीजेपी का नहीं था। ट्राइबल्स वोट बैंक पूरी तरह कांग्रेस का था। कांग्रेस के हाथ से खिसका और बीजेपी के हाथ में आया और बीजेपी ने उसकी दम पे सरकार बनाई। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो एसटी के थे, चाहे वो आप फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, विजय शाह की बात करें, थावरचंद गहलोत की बात करें, तमाम नेता उसमें उलझते गए और कांग्रेस के तमाम नेता हाशिए पर होते चले, चाहे वो बहुत सारे नेता जो एसटी के थे हाशिए पर चले गए और इसका लाभ बीजेपी को मिला। अब बीजेपी के हाथ से 2018 में जिस तरह से सत्ता गई है उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं आपको जो गिना रहा हूँ कि 54 सीटें 2018 में, 2008 में, 60 सीटें 2013 में, और वो सीटें अगर आकर के कुल 32 पे हो जाती हैं, आधे पे हो जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी पार्टी को चिंता हो सकती है। और शायद वही चिंता बीजेपी से वो सब करा रही जो आज तक बीजेपी ने नहीं किया। तो त्रिपाठी साहब ये समझे कि बूंद बूंद कर घड़ा भरा और फिर जब सीमा खत्म हो गई तो घड़ा फूट गया। जिस तरीके से दलित बीजेपी से नाराज हो गए, अब इस नाराजगी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें मनाने की भी कोशिश कर रही है। इसकी बानगी इससे देखी जा सकती है, त्रिपाठी साहब आपसे समझना चाहेंगे हम, कि बड़ा महाकुंभ ग्वालियर में किया जा रहा है जबकि कार्यक्रम महू में किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल महू का मतलब होता है, महू तो एक पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल है। बीजेपी की बात बड़ी समस्या है कि बीजेपी को जैसा आपको याद होगा पिछले चुनाव के पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर कोई बयान दिया था तो सबसे अधिक घमासान वहीं पे चंबल क्षेत्र में हुआ था। और आज बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी भले सरकार बन गई, पर आप पॉलिटिकल स्टाइल देखें, पॉलिटिकल आंकड़े देखें, पॉलिटिकल तस्वीर देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी के अंदर घमासान मच गया है। सीटें आपकी बढ़ गई, आपने सरकार बना ली, लेकिन नुकसान कितना हुआ? आप महापौर का चुनाव हार गए। जिस बीजेपी का ऐतिहासिक गढ़ था भोपाल, वहां आप महापौर का चुनाव हार गए। मुरैना में आपकी स्थिति खराब हुई, लगातार आप खराब होते जा रहे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार सरकार ने इसीलिए प्लान किया है, लगातार घोषणाएं जो कर रही, महाकुंभ, क्योंकि चंबल में महाकुंभ करने का औचित्य किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन चूंकि उस तरफ दलित वोट बहुत हैं, पूरा श्योपुर का इलाका हुआ, श्योपुर साहब चले जाइए, भिंड का इलाका हुआ, मुरैना का इलाका हुआ, बहुत सारे ऐसे वोट हैं जो दलित वोट होते हैं जो बीजेपी के काम आ सकते हैं। इसलिए बीजेपी वहां पर एक महाकुंभ करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से अनिल पटेल भले मना करें, पर इसका पॉलिटिकल संदेश साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है त्रिपाठी साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारण साहब, उनके पास जाऊंगा। तारण साहब, पटेल जी कह रहे हैं कि बीजेपी से कभी भी दलित नाराज नहीं था। अगर मैं 2018 के आंकड़ों की बात करूं तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस से बड़े खुश रहे हैं दलित। अब खुशी है, जाहिर सी बात है। आपसे यह भी समझना चाहेंगे, फिर भी कमलनाथ आष्टा में एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं दलितों के लिए, इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कांग्रेस तो सबके लिए और सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हर बात हमेशा चुराने की कोशिश की। निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ सब चीजों को रख दिया है। पिछले 15 साल का अपने इतिहास बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का 15 साल में क्या किस तरह से दलितों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम था और बाद में धीरे धीरे सने सने कम हुआ। क्योंकि ये पार्टी केवल और केवल हमेशा ये बोलते हैं कि हम तो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन केवल एक ही माहौल में रहते, चुनावी माहौल। तो जो पार्टी केवल चुनावी माहौल में रहती है, 20 साल से सरकार है, 4 टर्म से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो 20 साल से इन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री रहे। पिछड़े वर्ग के लगभग 3 मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में लगातार। तो भाई आप पिछड़ा वर्ग भी परेशान है, आप किसान पुत्र अपने आप को कहते हो, किसान भी आपसे परेशान। आप अपने आप को बहनों का भाई बोलते हो, तो आज बहनों की क्या हालात है कि देखिए आप
बराबर उनकी अस्पताल लुट रही हैं, उनके साथ व्यभिचार हो रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, इस तरह से उनकी हत्याएं तक हो रही हैं। तो ये सब चीजें। दूसरा, आप कहते हैं कि बच्चों के मामा, तो आज ये हालात है कि कुपोषण की आपने देखी हुई बात के क्या हालात है मध्य प्रदेश में। आपने ये भी देखा होगा कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आत्महत्याएं? उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी के नाम पर आपने करोड़ों रुपए उनसे फार्म के नाम पर जमा करवा लिए, और जब रिजल्ट की मामला आया तो इसके बाद उन्हें रोक दिए गए। तो ये जिस तरह से आज हर वर्ग का लोग, आज व्यापारी परेशान है। व्यापारी क्यों परेशान है? कि व्यापारियों का व्यापार आपने हर चीज ऑनलाइन करवा दी। वो सब तो ठीक है तारण साहब, ये तो आप सरकार की खामियां गिना रहे हैं। आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी अब दलितों के लिए बड़ा सम्मेलन आष्टा में कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि दलितों का हमेशा से सपोर्ट कांग्रेस को रहा है, और कांग्रेस से बड़ा खुश भी रहे हैं दलित। 2018 के चुनाव की बात अगर मैं करूं, हालांकि उपचुनाव में स्थिति अलग हो गई थी। देखिए, कांग्रेस हमेशा, मैंने आपसे क्या बोला कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ है जो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा है, जो देश की या प्रदेश की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए लगी रहती है। निश्चित रूप से आज अगर जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं दलितों का दुरुपयोग करती हैं। हमने देखा होगा कि अगर दलित की कहीं बारात निकल रही है तो उसको निकालने में तकलीफ होती है, उसके साथ झगड़ा करना पड़ता है, उसके साथ ये व्यवहार। पिछले 20 सालों की 4 टर्म की सरकार की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। तारण साहब, ये तो दलितों की परेशानियां विधानसभा चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं तभी क्यों कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है? तभी क्यों सम्मेलन किए जा रहे हैं जब 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा, अगर 2018 में अगर हमने वायदे किए थे तो निश्चित रूप से हर दिन कमलनाथ जी हर एक वायदे पे काम कर रहे थे। लगभग हमने अगर 1.25 साल में सरकार हमारी रही है और उसमें भी हमें 11.5 महीने काम करने का मौका, तो कमलनाथ जी ने 300 से 400 घोषणाएं जो हमने वचन दिए थे उन पर काम करने थे। आपने देखा होगा कि 1 घंटे के अंदर हमने 55 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और आपने ये भी देखा होगा कि 1.25 साल की कार्यकाल में या 11 महीने के कार्यकाल में उनने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। त्रिपाठी साहब, पूरी बात आपने सुनी। तारण जी की कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम कर रही है। बीजेपी पार्टी सिर्फ दलितों के लिए राजनीति करती है, क्या नहीं? पर देखिए ऋषभ, बड़ी आनंद तारण जी बड़े माहिर परिपक्व राजनीतिक हैं। कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने शून्य से शिखर को देखा है, उतरते देखा कांग्रेस को, चढ़ते देखा कांग्रेस को। बस सिंपल सा सवाल है कि बिल्कुल मान लिया आपकी बात, आनंद तारण साहब की बात मान ली जाए कि कांग्रेस हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, पर सवाल ये उठता है कि वो व्यक्ति कांग्रेस साथ क्यों नहीं खड़ा है? 2003 का चुनाव आप हारे, 2008 का चुनाव आप हारे, 2013 का चुनाव आप हारे, और 2018 में कोई आप जीते नहीं थे। आपकी सीटें बहुत अधिक थी। जो आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, दलितों की तमाम जो बातें की जाती हैं, दिग्विजय सिंह ने दलित एजेंडा पूरा लागू कर दिया था, बड़े बड़े दिग्गजों को ला करके, यही भोपाल के आनंद तारण जी को भी उसमें कार्यक्रम में मौजूद थे। दलित एजेंडा पे ऐसा लगा कि इस बार दलितों के लिए हिंदुस्तान क्या दुनिया में कोई सरकार इतना काम नहीं करती। उसके बाद भी आप चुनाव हार गए 2003 का। तो वही तो सवाल उठ रहा है कि आप तो हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, पर वो व्यक्ति आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? क्या इसी की कवायद कमलनाथ जी कर रहे हैं? और दूसरा मुद्दा जो आप बात कर रहे थे, या अनिल पटेल जी जो बात कर रहे कि जो तमाम बातें हुई कि उसमें, अनिल पटेल जी आप चुनाव इसलिए हार गए थे, 5 सीटें आपकी कम थी, आप बहुमत के नजदीक नहीं थे, आपकी बीजेपी कांग्रेस से 5 सीटें कम थी, पर चुनाव आप इसलिए हारे थे कि आपके 13 मंत्री चुनाव हार गए थे, इसलिए सरकार आपके हाथ से फिसली थी। SC ST वोटों की बात छोड़ दीजिए, सारी कहानी अलग कर दीजिए। आपका कंसंट्रेशन जो था, आपके मंत्रियों का जो स्टाइल था, उनका जो बात काम करने का अंदाज था, वो आपके 13 मंत्री अगर चुनाव नहीं हारते, 13 में से अगर 10 भी जीत जाते तो सरकार आपकी होती। आप आंकड़ों की बाजीगरी देखिए, और ऐसे में आपको लग रहा है कि आपके मंत्रियों का स्टाइल वही है, अंदाज वही है अभी भी। तो ऐसे में क्या आप ये दलित का एजेंडा लेकर के, या चंबल में आंदोलन करके, या महू में घोषणाएं करके, 2017 की घोषणा को अब पूरे करके आप चुनाव जीत सकते हैं? तमाम सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, पटेल साहब, पंचतीर्थ की बात कर रहे हैं आप, महू को भी पंचतीर्थ में इंक्लूड कर रहे हैं। ये पंचतीर्थ क्या है, जरा समझाएं। देखिए, जो हमारे अम्बेडकर जी से जुड़े स्थान हैं, उन स्थानों को हम पंचतीर्थ कहते हैं। और उसमें हमारे जो 5 तीर्थ हैं, चाहे महू हो, नागपुर हो, चैतन्य भूमि हो, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, और अलीपुर का अम्बेडकर मेमोरियल हो, ये तो 5 है। लेकिन एक और हमने जोड़ा है, जो लंदन में जहाँ पढ़ाई की थी वो स्थान है। तो अभी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हम तीर्थ दर्शन योजना के तहत इसको जोड़ रहे हैं, तो लंदन का छोड़ दें, तो उसमें बनारस का हमने रविदास मंदिर तीर्थ स्थान जोड़ा है, जिसमें से हमारे चाहे समाज के कोई भी लोग हो, युवा हो,
तो सभी पटेल समाज साहब, के लोग हों। जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही हैं पंच तीर्थ के बारे में, जो 4 धाम है फिर वो क्या है? पंच तीर्थ अलग चीज हो गई, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दलित है वो हिंदू ही नहीं मानती बीजेपी पार्टी उन्हें, इसलिए उनके लिए अलग से तीर्थ की बात की जा रही है, पंच तीर्थ उनके लिए अलग से कर दिए गए? नहीं, देखिए, जो हमारे महापुरुष हैं, अगर उनसे जुड़े लोगों को हम एक अच्छा सम्मानजनक नाम देते हैं या स्थान घोषित करते हैं, इसमें सभी समाज के लोग जाएंगे। अनिल पटेल स्वयं जाएंगे, अरन तारण जी जाएंगे, आप जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। तो इसमें ये बात कहाँ आती है कि वो हिंदू नहीं है? वो सब हिंदू हैं। देखिए, हिंदू भारत देश में रहने वाला, ठीक है, मैं मानता पटेल हूँ, साहब वापस रहने से वाला आऊंगा, समय की प्रत्येक बाध्यता हिंदू है। है। तारण साहब थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे तारण साहब? पूरी बात आप पटेल साहब की सुन रहे हैं? क्या है कि इनका जो चाल चरित्र चेहरा है ना, बहुत अलग है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैंने क्या बोला, 20 साल की सरकार है और 20 साल की सरकार है ना, चुनाव के टाइम करने में अंतर है। तारण साहब आपसे समझना चाहेंगे हम। करनी क्या है? आपने देखा होगा कि इनने 40,000 घोषणाएं की पिछले 20 सालों में। जमीन पे कितनी लेके आए भाई, कितने करके आए? आज विकास कहाँ है? विकास की कोई बात नहीं हो रही है। विकास बहुत पीछे चला गया। 4 लाख करोड़ से मध्य प्रदेश को कर्जे से लाभ दिया। जब आपने बात सरकार थी तो आपके पास 20,000 करोड़ का तारण साहब, माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। आपसे यह भी समझना चाहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा बनाने की बात चल रही, मंदिर बनाने की बात चल रही, आपको लगता है दलितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की, घर की व्यवस्था कर देनी चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए इतर मंदिरों की? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मैं तो एक बात बोलता हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी ने तो दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के और इवन बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़वाने वालों को प्राश्रय दिया है। आप ये देखिए किस तरह से गरीबों के मकान, भोपाल की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात कर रहा हूँ, किस तरह से मकान तोड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक बात है। ये इनकी कथनी और करनी में यही तो अंतर है। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि हर आदमी को हम दिल से लगाएं, प्रेम करें, लेकिन वो तो सब आपके पास ही नहीं। आपने तो संवैधानिक व्यवस्थाओं की चीर हरण कर लिया आप तो उसका उपयोग ही नहीं करते। आप बाबा साहब के नाम पर केवल घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। आप बाबा साहब के संविधान को मानते कहां? आप देख लीजिए किस तरह से मध्य प्रदेश में कितने लोगों के मकान, क्या आपको कानून के ऊपर विश्वास मिल रहा है? इसका मतलब तो कहाँ है कानून पे विश्वास होता तो क्या आप अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे काली पोतने का काम किया था और संविधान सभा में आपने अम्बेडकर जी को शामिल नहीं होने दिया, उनको रोका था नेहरू जी ने, और 2 बार आपने चुनाव हराने का काम किया। अधिकारियों पे, कर्मचारियों बाबू जगजीवन राम का आपने उपयोग किया उनके खिलाफ चुनाव लड़ाने में। आप ये देखिए, और जो भाई आपको अपने कर्मचारियों पे विश्वास नहीं है, आपको अपने अधिकारियों पे विश्वास नहीं है, तो फिर काय का कानून आप पर जो आपका आपको हराने का काम किया था, उन्हें 70 में आपने पद्मश्री का अवार्ड दिया। चलती है और आगे भी चलती रहेगी। बाबा साहब ने जो सिद्धांत बनाए, चलिए ठीक है, जो सिद्धांत तारण साहब, जो संवैधानिक व्यवस्था शांत हो जाइए, उसका पूरा समय की बाध्यता है और चर्चा अपने अंतिम दौर पे है। त्रिपाठी साहब से आखिरी वर्जन लूंगा मैं। त्रिपाठी साहब, जैसा कि पटेल साहब बोल रहे थे कि तमाम उत्थानों के लिए बीजेपी पार्टी आगे चल रही है, आपसे ये समझना चाहेंगे दलित क्या अब सिर्फ राजनीति का मुद्दा हो चुके हैं? उनके लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनके लिए महाकुंभ किए जा रहे हैं, उनके लिए मंदिरों की घोषणा की जा रही है, पंचतीर्थ बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। नहीं, देखिए ऋषभ, ये बिल्कुल नई बात नहीं है। दलित हमेशा से, दलित या इस तरह के जो वोट बैंक होते हैं वो वोट, क्योंकि एक झोंक के साथ वोट पड़ते हैं उनके, चाहे एसटी के हों, एससी के हों, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी अंचलों में एक साथ वोट पड़ते हैं। और कांग्रेस की सत्ता लगातार बने रहने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये वोट बैंक कांग्रेस का उनकी झोली में जाता था। लेकिन जो ये अब जो बदलाव आपको दिख रहा है, वो बदलाव इसलिए दिख रहा है कि वो वोट बैंक बटा है। तमाम जो पार्टियां थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी हो गई बीच में, जय आदिवासी संगठन आ गया बीच में, ये तमाम लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोटों को बांटा है। और वो कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो बट के बीजेपी के हाथ में भी चला गया। तो ये जो बंटवारा हुआ है वोटों का, उसको कैसे सहेजा जाए, ये दोनों पार्टियां उसी चिंता में लगी हुई। इसलिए आपको कांग्रेस भी दलित सम्मान करती दिखाई पड़ती है, बीजेपी भी लगातार तमाम ऐसे कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि बीजेपी का अपना वोट बैंक जो था, सवर्ण वोट बैंक जो था बीजेपी में तमाम योजनाओं के साथ डेवलपमेंट के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उस वोट बैंक को सहेजा। लेकिन आप मध्य के आंकड़े देखें, जो आपको मैंने आप बताया कि 2008 में 28, 29 और 32 सीटें थी, 29 और 54 सीटें थी, वो आके अगर 25 कुल मिला के 32 पे कटक जाती हैं, 15 और 16 पटक जाती हैं, तो चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है। और कांग्रेस पिछली बार सबक सीख चुकी है 2018 में कि मात्र बंटवारे मुश्किल से 14 सीटें, 2 सीटें और मिल जाती तो कांग्रेस को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उन 2 सीटों के कारण, सिर्फ वही का कारण यही था कि ये वोट बैंक खिसका था कांग्रेस का। तो दोनों की चिंता पिछला चुनाव जो 2018 का था उसके जो रिजल्ट थे उससे लेकर के, और 2023 में जो चुनाव होने जा रहा है उसकी
की चिंता दोनों के इसीलिए चेहरे पे है। त्रिपाठी साहब इससे ये समझा जाए कि अभी से ही चुनाव के पहले ही तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। स्वाभाविक रूप से बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से सह मीडिया प्रभारी अनिल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी जुड़े हुए थे और स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट हेड अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से महू में बड़े दिग्गजों का जमावड़ा है। अब देखने वाली बात है कि दलितों का सपोर्ट किस पार्टी को, किस विशेष चेहरे को मिलने वाला है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।